ओके करूँ। सो माय नेम इज़ मोहम्मद सर एंड आई एम अ को-फाउंडर ऑफ न्यूरोप्रोटेक। सो आज हम इसके दूसरा लेक्चर करेंगे, फाउंडेशन एंड रेडियोमेट्री, फोटोमेट्री एंड कोलोमेट्री के बारे में, ठीक है, और सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। सो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियोमेट्री क्या होता है। सो रेडियो आपने पढ़ा होगा, रेडियो वेव वगैरह होता है जिसके अंदर सारी वेव्स आती हैं, जो ईएम वेव्स होती हैं, जितनी भी स्पेक्ट्रम की, वो सारी की सारी इसके अंदर आती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एक तरह का ये फिजिकली मेजरमेंट होता है। फिजिकली मतलब इसको हम नापते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या नापते हैं, हम इसके एनर्जी नापते हैं। हाँ, बेसिकली एक टाइप की एनर्जी होती है, या फिर उसका इंटेंसिटी नापते हैं पूरी लाइट की, कि कितनी ज़्यादा मतलब वो ब्राइट हो रही है, कितनी फैल रही है, हम उसको नापते हैं, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर हमारा सारी लाइट्स आती है। यूवी रे होती है, विजिबल रे बेसिकली जो हमारे आईज को दिखती है उस रे की बात है, और इंफ्रारेड सारे के सारे होती है। ये इसका रेशो दिया है कि कहाँ से कितना इसका रेंज रहता है, ठीक है। अब आती है फोटोमेट्री। फोटोमेट्री बेसिकली रेडियोमेट्री का एक टाइप ही समझ लो होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक मेजरमेंट ही है, ठीक है। लाइट की मेजरमेंट करते हैं, बेसिकली उसकी इंटेंसिटी को, मोस्टली हम इसके अंदर इंटेंसिटी मेजर करते हैं, और किसकी कि कितना ज़्यादा वो फैल रहा है, ठीक है, उसको मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, विजिबल लाइट वो लाइट जो हमारे रेटिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कौन सी के लिए, रेटिना, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर 360 to 830 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होती है जो हमारी ईएम वेव के अंदर जो होती है, कौन सी, विजिबल लाइट वाली। ओके। सो तो रेडियोमेट्री मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम सारे मतलब जितने भी आप जैसे कि कंपनीज वगैरह में देखोगे या कहीं पर भी, या ऑप्टिकल्स वगैरह पे, वहाँ पे जो इसे हमने हमारी मशीन्स होती हैं, जैसे कि ग्रीन लेजर्स होते हैं, ठीक है। ग्रीन लेजर्स आपने सुना होगा, बेसिकली हमारे सर्जरी के लिए काम होता है, ठीक है, रेटिनल सर्जरी में होता है। तो उसके अंदर ये सब फोटोमेट्री ही यूज होती है, ठीक है। अब ये ईएम वेव जो अदनान ने, जो अपने पिछले लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर इसने अदनान ने सारा का सारा इसको कवर कर दिया था कि इसकी कितनी रेंज होती है, गामा की, एक्सरे का क्या मतलब होता है, अल्ट्रावायलेट क्या है, विजिबल कितना है, इंट्रावायलेट क्या होता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन सब का जो भी वैल्यूज़ थी, और इसके बारे में वो अदनान ने ऑलरेडी भेज दिया कि इसकी कितनी वेव लेंथ है और कितनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सारी इसकी बता दी गई थी, ठीक है। अब आता है रेडियोमेट्री, ठीक है। इनके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं बेसिकली। अब ये जो यूनिट्स है वो रेडियोमेट्री बेसिकली सभी के लिए, सारी लाइट के लिए, और ये होता है फोटोमेट्री, वो लाइट जो हमारे सिर्फ ओनली आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली वो लाइट जो रेटिना के साथ रिएक्ट कर पाते हैं या सेंसिटिव होते हैं रेटिना के साथ। तो अब आता है रेडियंट एनर्जी मतलब कि लाइट की एनर्जी को मेजर करने के टाइप से, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, इसका जनरली आपने सुना होगा जूल, ठीक है, एनर्जी को हम जूल में ही करते हैं। तो सेम ऐसे ही इसका भी होता है, ये ना जूल में होता है इसका भी, ठीक है। और पावर को वाट में करते हैं, सेम जो हमने आपने पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में, या जनरली फिजिक्स में होता है, वही सारा का सारा इसमें होता है। एसआर जो होता है, एसआर का अभी आगे बताऊंगा। एसआर का मतलब क्या होता है, ये इंटेंसिटी होती है वाट अपॉन में एसआर। एसआर का मैं भी बताता हूँ क्या होता है। उस एसआर मतलब होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं भी इसको फिर से एक बार डिफाइन करूंगा क्या होता है सॉलिड एंगल। फिर आता है रेडियंस, ठीक है। उसके बाद आता है इरेडियंस और रेडियंट एक्सीडेंस, ठीक है। अब इसके अंदर तो मेन मेन जो हमें पढ़ना होता है, मेन जो हमें होता है वो होता है लुमिनस एनर्जी, लुमिनेंस पावर और इंटेंसिटी और लुमिनेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, लुमिनेंस एनर्जी जिसको हम टेलवोट कहते हैं फोटोमेट्री यूनिट के अंदर, ठीक है। लुमिनेंस पावर बेसिकली लुमिन, जो इसको एल एम, आपने जब भी आगे पढ़ोगे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है लुमिनेंस इंटेंसिटी वाला। इसमें क्या होता है, जो ल्यूमिनेंस होती है, जो हमारी लाइट है, जो लाइट की पावर है, उसको सॉलिड एंगल से डिवाइड करते हैं। उस वो जो वैल्यू आती है उसको हम लुमिनेंस इंटेंसिटी कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है, वो होता है कैंडेला, ठीक है। नॉर्मली वॉट अपॉन में सॉलिड एंगल होता है, बट इन फोटोमेट्री हम इसको कैंडेला के फॉर्म में नाम में करते हैं। फिजिक्स में अलग अलग यूनिट में इसका यूज होता है, ठीक है। ये जस्ट उनके ग्रीक ने इंग्लिश कहाँ से ड्राइव हुए हैं वो इसमें दिया गया है। अब आते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, मान लो कोई अब स्फेयर है, ठीक है, ये एक स्फेयर है पूरा का ऊपर,
उसमें क्या सेंटर से हमने एक दो लाइन खींची है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन है, बेसिकली एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, और शेप मान लो ये शेप हो रही है, कौन शेप होती है, ठीक है, ये कौन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपली एक टॉर्च लिया आपने, मैं एक टॉर्च बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये जा रही है, तो उसके क्या होता है, यहाँ से इस पॉइंट से फैलता है, ठीक है। तो जो इस किसी भी स्फीयर से यहाँ पे होगा, वहाँ से वो लाइट निकल रही है, समझ रहे हो, ये जो एंगल होती है, जितना एंगल से फैल रहा होता है, बस जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा लाइट फैलेगी, और जितना ही कम एंगल होगा उतना ही ज़्यादा लाइट कम फैलेगी, ठीक है। और कम फैलेगी तो उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतनी ही फोकसली और ब्राइट ब्राइट दिखेगी, ठीक है। ये इसका मेन रीज़न होता है सॉलिड एंगल का यहाँ पे यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो अब देखो, ये इसका एंगल, तो जो ये एंगल बन रहा है, जो इस यहाँ के सर्कल वाले पॉइंट से जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी को ही एस आर मतलब सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है कि लाइट कितनी ज्यादा फैलेगी, बेसिकली स्प्रेड होगी या फैलेगी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इतना ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने डेरिवेशन या फिर फॉर्मूला वर्क नहीं करना है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली एरिया होता है, कितना एरिया फैल रहा है, किस रेडियस किस एरिया का, उस पर गिवन होता है। ये अब इसी को लाइट फॉर्म में दिया गया, देखो ये मैंने बताया ना, ये जो होता है लक्स हो गया, ठीक है, बेसिकली ल्यूमिनेंस, ठीक है, जो भी लाइट जा रही है ये लाइट हुआ, ठीक है। जो भी मान लो टॉर्च होगा या लेजर होगा, वहाँ की लाइट जो होती है वो इसकी वैल्यू अपॉन में वहाँ का उसका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मतलब इससे कितना ज़्यादा इसका फैल रहा है। अगर जैसे कि हम नॉर्मली टॉर्च होता है ना, उसका सॉलिड एंगल ज़्यादा होता है, इसलिए वो दूर कम जाता है और फैलता ज़्यादा है। और जो लेज़र लाइट होता है, जैसे मान लो कि मैंने लेज़र लाइट बनाता हूँ यहाँ पे, तो लेज़र लाइट का जो एंगल होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो पैरेलल के बराबर होता है, तो इसका एंगल एक तरह से बहुत ना के बराबर होता है, और उसकी इस वजह से वो काफ़ी दूर तक जा पाता है, और साथ में उस एरिया में ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, टॉर्च क्या होता है, ये दूर तक जाता है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और वहाँ उस जगह पर जिस पॉइंट पे पड़ता है वहाँ पर उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा हाई होती है। इसमें क्या होता है, नहीं ये ओवरऑल फैल जाता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट सोर्स पे उसकी ब्राइटनेस ऐसा नहीं होता कि इस जगह ज़्यादा होगा, जिस पे ज़्यादा मतलब जहाँ से स्ट्रेट जा रही है वो लाइन तो ज़्यादा होगी, बट मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा कम होगी कंपैरिजन टू लेज़र। लेज़र का अपने से बचपन में भी खेलते हैं हम गेम, तो लेज़र लाइट से काफ़ी दिखते हैं ना, हम बैठे कहीं और होते हैं और कुछ दूसरे बंदे तक हम उसकी लेज़र लाइट मान लेते हैं, बट टॉर्च में ऐसा नहीं है, टॉर्च नहीं हो पाएगा ऐसा। तो बिकॉज ऑफ दिस देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये जितना ज़्यादा एंगल होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। लाइट से इसका रिलेशन है कि लाइट, हाँ ठीक है, अगर इसमें इसमें दोनों में लाइट इक्वल हुई और इसका सॉलिड एंगल ज़्यादा हो गया तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, जल्दी फैल जाएगी, ठीक है, पर वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। बट इसमें अगर इसका सॉलिड एंगल कम हुआ तो ये ज़्यादा दूर तक चली जाएगी, ठीक है। पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स मतलब जैसे कि जो भी लेजर या कोई भी जहाँ से एक पॉइंट से निकल रहा है, उस पॉइंट्स के लिए इंटेंसिटी जो ये आई की बात कर रही है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। पॉइंट सोर्स, क्योंकि वहाँ पॉइंट सोर्स में क्या होगा, वहाँ पे सबका एंगल इक्वली सब होगा। अब ये है इसका भी डेरिवेशन है कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि पॉइंट सोर्स है यहाँ पर हुआ, तो जैसे सरफेस है, अभी एग्जांपल ही ये जो बता रहा था आपका, ये एक सरफेस है, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इस पे यहाँ तक फैल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट सोर्स से कितना, इतना एरिया, अगर यही इसका एंगल कम होगा तो इतने पे फैलेगा, बट इसकी जो ब्राइटनेस होगी इस एरिया में वो कंपेरिजन टू इस वाले से, बड़े वाले से ज़्यादा होगी, इस पोर्शन पे काफ़ी ज़्यादा का ज़्यादा दिखेगा, जिसकी वजह से इस सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी इसकी। और अगर फैल जाएगा ज़्यादा तो इस पूरे एरिया के चक्कर में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में, यहाँ पे ब्राइटनेस जो लाइट होगी वो कम फैलेगी, कम एरिया में दिखाएगी, ठीक है। इसको लो, हाँ, अब आते हैं ह्यूमन पे। अब कैसे देखो, हमारा मोस्ट ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट है तो हमारा वो फिजिक्स वाला टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर हमें अब इसको हमें आइज़ के हम रिलेटेड टू आइज़ के, आइज़ में क्या काम है इसका, ठीक है। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको सिंपली। अब ये हमारा पोर्शन है कॉर्निया, ठीक है।
अब कॉर्निया में क्या होता है आती है तो 1 सेकंड। कॉर्निया जो हमारा अप टू 320 आई थिंक 320 तक ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। नैनोमीटर कॉर्निया एब्जॉर्ब करता है, मतलब कॉर्निया यूवी रेज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कॉर्निया से यूवी रेज पास आउट होती है, इसलिए हम मोस्टली चश्मे में बोलते हैं यूवी रे प्रोटेक्टिव यूज करो, यूवी रे प्रोटेक्टिव, क्योंकि कॉर्निया यूवी रे को पास कर देता है, वो उसको ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि कॉर्निया की जो ऑब्जर्वेशन है, सो जो ऑब्जर्व करता है लाइट, वो 320 नैनोमीटर तक कर सकता है, मतलब 320 नैनोमीटर तक की लाइट को पास कर देगा। अब आती है लेंस की बात। तो लेंस क्या होता है, 360 380 तक को ब्लो करता है, मतलब उससे ऊपर का हो गया 380 है, उससे कम तक वाले को ब्लो करेगा, उससे वाले को लाके नहीं जाने देगा। और 330 से लेके ऊपर मतलब 400 वाले को से 700 तक वाली लाइट को वो पास आउट होने देगा, ठीक है। 7 टू मतलब हमारे रेटिना पे 400 नैनोमीटर से लेकर 700 तक हमारे रेटिना पे रीच करती है लाइट, ठीक है। जो मतलब एक तरह से विजिबल लाइट होती है, ठीक है। ये बेसिकली आईज के स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कॉर्निया है, ये एक स्वीमर है, ये आइरिस है, ये पोर्शन वाला, ये लेंस है, ठीक है। तो आइरिस को इसको ब्लो करता है, तो ये पार्ट कोई रोक नहीं पाता, ये जस्ट वाटर है तो इसलिए ये रोक नहीं पाता। अब पीपल का काम क्या होता है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, कि उसको लिमिटेड अमाउंट तक वाला जाए, जैसे ये रेज आ रही है, पहले मैंने ये 360 380 तक ग्रो कर देगा, उसके बाद वाले को रीच कराएगा, ये दिस इज द फोबिया, ठीक है। सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट यही होता है जहाँ पर हमारी सबसे अच्छी ब्राइटेस्ट इमेज बनती है, शार्प इमेज बनती है, ठीक है, ये पोर्शन पे। और यहीं पे सबसे ज़्यादा कौन सेल्स रीच होते हैं, और पेरीफेरी में रोड सेल्स होते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द पेरीफेरी ऑफ रेटिना, ओके। और ये सेंटर पार्ट होता है जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो है देखो, इन्होंने रोड सेल्स दिया है और यहाँ पे नर्व फाइबर लेयर होती है, ठीक है। सो इनर पास्ट ये है, दिस इज, यहाँ से होता है, यहाँ से क्लोराइड आ जाता है, और यहाँ पर फाइबर आ गया, यहाँ पे ये इनर पार्ट है, यहाँ से वो होता है, क्या कहते हैं, हमारा विट्रस होता है, ठीक है। अब लाइट यहाँ पे आई, नर्व फाइबर ये जनरेट करी गोगन सेल्स के थ्रू होते हुए हमारे हॉरिजॉन्टल सेल्स आते हैं, उसके बाद जाके ये रोड सेल्स और कोल सेल्स में ट्रांसफर करते हैं लाइट को, जो आगे फिर फर्दर हमारे ट्रांसफर होते हैं। देखो ये रहे, ठीक है। अब ये लाइट सीधा इस पॉइंट पे पड़ी जहाँ से रोड्स एंड कोन सेल्स उस जिस इंटेंसिटी का लाइट पड़ेगा, मान लो 400 नैनोमीटर है, ठीक है, या 555 नैनोमीटर है, उसके अकॉर्डिंग वो सेल्स एक्टिव होगा। मतलब कौन सेल्स के अंदर भी कई टाइप के कौन सेल्स होते हैं, उसकी एक्टिवनेस डिपेंड करती है कौन से वेवलेंथ की लाइट उसके आईज तक रीच कर रही है या आ रही है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे वो लाइट उसको एक्टिवनेस देगी, और वहां से वो लाइट जनरेट करते हुए हमारे ब्रेन में जाएगी और इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उस कलर का। बेसिकली यहाँ पे हमें कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आया, अब कौन सेल्स में आते हैं, 3 टाइप के कौन सेल्स होते हैं, ठीक है। कौन सेल्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोवाइड कलर सेंसिटिविटी, जो भी हमें दिख रहा है, जितने भी कलर को देखो, हमें अंधेरे में भी दिखता है और लाइट में भी दिखता है। लाइट में क्या, लाइट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली कलर प्रेजेंटेशन है। अगर यही ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट बेसिकली रोड सेल्स का हमें दिखेगा। पहले के टाइम में जो टीवीज वगैरह होते हैं, वो मान लो वो समझ लो कौन सेल्स नहीं है, बिना कौन सेल्स के देख रहे हैं, ठीक है, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। रोड सेल्स मतलब जो जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट विजन होता है, वो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड सेल्स के लिए, जो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। और जो अभी आजकल के मॉडर्न टीवी चल रहे हैं, मान लो, तो मॉडर्न टीवी जैसे कलर्स जनरेट होने लगे, तो वो सब किसकी वजह से हो गए, कौन सेल्स। मतलब एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं, बेसिकली टीवी वगैरह में जो कलर आ रहे हैं, मान लो जैसे हमारे आईज में कलर दिख रहे हैं, वो टीवी में जो हमें दिख रहे हैं, टीवी में जो जनरेटर, तो समझ लो उनके पास भी अब टीवी में अब कॉन्सेल्स आ गया। पहले के ज़माने में टीवी के अंदर कॉन्सेल्स नहीं हुआ करते थे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, उस टाइम ओनली रोड सेल्स होते थे, इसलिए ब्लैक एंड वाइट दिखता था,
समझ लो। सो कलर इंसेंसिटिव, इसमें कलर नहीं होता पर ये रोशनी देती है। ये मत समझो कि ये अंधेरे में काम होता है, अंधेरे में ही काम आता है क्योंकि अंधेरे में हमें कलर नहीं दिख सकते, दिखता है, हमारी ब्लाइंडनेस नहीं जाती है, हम अंधेरे में भी देख सकते हैं जस्ट कौन रोड सेल्स के में हेल्प से। और कौन सेल्स जो होता है, कौन सेल्स हमेशा कलर दिखाएगा आपको, ठीक है। तो कलर कब दिखते हैं? दिन में दिखता है, तो इसको दिन में मतलब फोटोपिक विजन हो गया। तो दिन में देखते हैं, लाइट में देखते हैं, उसको फोटोपिक कहते हैं। और जो हम अंधेरे में देखते हैं, मतलब कम लाइट में देखते हैं, बिना कलर के देखते हैं, उसे कहते हैं स्कोटोप विजन, फोटोपिक विजन। ओके। कलर परसेप्शन डिपेंड ऑन द लाइट लेवल। अब देखो मैंने जो बताया आपको कि कलर का कौन सा कलर किस पे पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कौन सी लाइट की वेवलेंथ आ रही है। अब एग्जांपल 400 आ रहा है, तो 400 नैनोमीटर पे कौन सी लाइट, कौन सा कॉन्सेल्स होगा, बिकॉज ऑफ उस लेंथ पे क्योंकि कॉन्सेल्स क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, एरे, ब्लू, रेड और ग्रीन। अब जैसे हमारे ईएम वेव में होता है ना कि ब्लू का वेवलेंथ कितना है, तो उस ब्लू के लाइट के वेवलेंथ पे जो आई यहाँ से लाइट आ रही है उस पर्टिकुलर ब्लू पे वो ब्लू वाले ही कौन सेल्स एक्टिव होंगे, और उस वेवलेंथ पे ओनली रेड वाले, और उस पर्टिकुलरली वेवलेंथ पे ग्रीन वाले। सो इनका एक्टिवनेस इनके जो लाइट की वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा आ रहा है उसके ऊपर। ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ठीक है, रोड एंड कॉन सेल्स के, ठीक है। कॉन सेल्स छोटे होते हैं और रोड सेल्स बड़े होते हैं दिखने में, ठीक है। और हाँ, रोड सेल्स का एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, अगर किसी इंसान के अंदर रोड सेल्स मर गया तो क्या वो सिर्फ कॉन सेल्स के साथ ही जिंदा रह सकता है? नहीं। अगर रोड सेल्स उस इंसान का चला गया, मर गया, खत्म हो गया, डेड हो गया, तो इंसान का कॉन सेल्स भी ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा, क्योंकि कॉन सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो न्यूरो प्रोटेक्टिव न्यूरोप्रोटेक्टिव फिनोमिना शो करता है। बेसिकली वो कौन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो क्या करता है, कौन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय रोड सेल्स। सो जैसे कि कंडीशंस होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है, जिसे आरपी कहते हैं। उस केस में क्या होता है, सबसे पहले रोड सेल्स डेड हो जाते हैं। रोड सेल्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका फिनोमिना होता है न्यूरो प्रोटेक्शन देना, और वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। जब ये न्यूरो प्रोटेक्शन दे नहीं पाएगा उसको, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होते 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 हमारे कॉन सेल्स भी डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन सेल्स किसी वजह से डेड नहीं हुआ, वो उसकी वजह डेड होने की थी रोड सेल्स। हाँ, बट रोड सेल्स क्यों अभी डेड हो रहे हैं, इसका अभी तक क्लियरफाई नहीं हो पाया है, क्योंकि ये ऐसी डिसीज है जिसका अभी तक एग्जैक्टली कॉज हमें समझ नहीं आया कि रोड सेल्स क्यों हो रहे हैं। मतलब मल्टीपल स्टडी मल्टीपल चीज़ें कहती हैं कि हाँ जेनेटिक की वजह से हुआ है या किसी और की वजह से हुआ है, तो है एग्जैक्टली क्या है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, तो रोड एंड कॉन सेल्स फोटोसेल, ठीक है। तो ह्यूमन रेटिना सेक्शन, तो 3 न्यूरल लेयर्स होती है, जिसमें आउटर न्यूक्लियर लेयर जो हमारी मेन में लेयर है जो काम आएगी, वहाँ इसको काम किया हुआ है, कंटेन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस इसका रोड एंड कॉन सेल्स का, ठीक है। रेटिना की कितनी लेयर होती है? 10 लेयर होती है, जिसमें से एक लेयर का नाम है ये आउटर न्यूक्लियर लेयर, और उसके बाद इनर न्यूक्लियर लेयर, ठीक है, जो किसका होता है बाइपोलर सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमिक्राइन और मुलर गिगन सेल्स। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ट्रांसफर और अदर कामों के लिए, गिंगल सेल्स बीजीएलसी, ठीक है। और ये जो दिया गया है रोड एंड कॉन सेल्स के डायग्राम में, बेसिकली देखो कॉन सेल छोटे होते हैं, ये रोड सेल के होते हैं, और कौन सेल के होते हैं, इसलिए इनका नाम रोड एंड कौन रखा है। अब क्या है, हमारी आईज में ना जब आप फंडस देखोगे,
एक सेकंड, फंडस का अगर फोटो हो तो मैं दिखाता हूँ। नहीं, हाँ ये रहा। सो ये है पॉइंट, इसे कहते हैं मैकुला फोबिया बेसिकली, सबसे पॉइंट। और ये होता है ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। तो ये वही बताया गया यहाँ पे। सो जो ये ब्लैक पॉइंट है ये है ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं जहाँ पे ब्राइटेस्ट इमेज हो, या मैकुला या फोबिया। मैकुला एरिया का हो गया, उसके अंदर सेंटर पॉइंट होता है, उसे कहते हैं फोबिया, ठीक है। So because of no neuroepithelium cells is present in the portion of retina where the optic disc, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती इस काइंड ऑफ कि यहाँ पे एक होल है, समझ रहे हो, जहाँ से सारी लेयर पास हो रही है, मतलब जो नर्व फाइबर लेयर होती है गैलियन सेल हमारे ब्रेन में जाने के लिए यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, एक टाइप का एक पाइप है खाली जिसके अंदर से सारी लाइटें पास, सारी नसें के फाइबर्स पास होंगे, ठीक है। पेनिट्रेट एंड द पर्सन कैन नॉट सेंस लाइट इट्स कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट, इसलिए इसका नाम दिया गया ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं होती, तो कोई भी लाइट को सेंसिटिव या सेंस नहीं ले सकता है। द ब्लाइंड स्पॉट इज द लोकेटेड एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री, कहाँ से, साइड जो ऑप्टिकल एक्सिस होती है, ऑप्टिकल एक्सिस जैसे हमारी आइज बनती है, ठीक है, ये आगे ऑप्टिक से यहाँ से 15 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है, मान लो ये ऑप्टिकल एक्सिस आती है सीधी, ठीक है। ये हमारी थोड़ी नेजली होती है, मान लो हमारे यहाँ नोज होगा, ठीक है, तो ये ऑप्टिक डिस्क हमारी थोड़ी नेजली होती है, सेंटर से थोड़ा नेजल होता है हमारा, बिल्कुल सीधे नहीं होता, अगर नेजल की तरफ होता है कितना 15 डिग्री हो गया अगर ऑप्टिकल एक्सिस से नापा जाए तो, ठीक है। और 5 डिग्री वाइड होता है, ठीक है। सो विजुअल एक्सप्रेस यूजिंग द अबव फिगर, इफ द ऑब्जर्वर फिक्स्ड हिज राइट आई ऑन अ क्रॉस, अगर क्रॉस पे राइट आई को फिक्स करो आप, एग्जांपल ये प्रेस होता है, ठीक है, वाइल क्लोजिंग हिज लेफ्ट आई, ठीक है, लेफ्ट आई को क्लोज कर लो, द एडजस्टिंग डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द क्रॉस इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब इतने पास में रखना है आपको कि इन दो का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। द सॉलिड सर्कल डिसअपियर फ्रॉम द साइड, तब अभी देखोगे तो आपका ये गायब हो जाएगा। एक काम करना, ये चार्ट पे लेना अब बनाना, ठीक है, और उसको 40 सेंटीमीटर के पास लाके उसको इसको करना, तो आपको ये दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट आता है, ठीक है। सो 1965 में एक्सपेरिमेंटल कंफर्म हुआ कि हमारे जो कॉर्न सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मतलब हमारी जो रेटिना में कॉर्न सेल्स हैं उनमें पिगमेंट्स होते हैं, वो कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लू, ये होते हैं, ठीक है। तो जो रेड एंड ब्लू होता है वो मोस्टली पैकेडेंडोफोबिया सेंट्रलाइसिस, जो सबसे सेंटर वाला, मतलब पहला होता है मैकुला जो सेंटर सर्कुलर हो गया, उसके अंदर आता है फोबिया, उसके भी अंदर उसका भी सेंटर होता है, उसे कहते हैं फोबिया सेंट्रलेसिस, सॉरी, ठीक है। सो अभी हम एक रेशो दिया हुआ है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सो पॉपुलेशन दस जो मतलब उसकी संख्या है, जो मतलब काउंटिंग है, तो 64% जो कौन सा रेड सेल्स, रेड होते हैं, रेड सेल्स वाले होते हैं, और 32% ग्रीन होते हैं, और 2% होते हैं जो ब्लू होते हैं। जो ब्लू होता है कौन है, वह हाईएस्ट सेंसिटिविटी, वो बहुत जल्दी, बस हल्के से भी लाइट में वो सेंसिटिविटी शो कर देता है, और मोस्टली फाउंड आउटसाइड द फोबिया, वो फोबिया के बाहर होता है, मतलब मान लो ये फोबिया है, इसके मार्जिनल पॉइंट पे ही पाया जाएगा, सेंटर वाले पॉइंट पे रेड एंड ग्रीन हो गई ये मान लो, और ये है, और ये पूरा एरिया मान लो मैकुला है, और ये पूरा एरिया हो गया फोबिया। सो फोबिया के मार्जिनल पॉइंट पे ये हो गया, और ये सेंटर वाला पॉइंट पूरा रेड एंड ग्रीन होगा, ठीक है, और ये वाले पूरे के पूरे ब्लू से बने होंगे, ठीक है।
अ, तो शेप ये बताया है जिसमें मेजरमेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोन सेल। तो सबसे कम लाइट बेसिकली ये देखो, इन्होंने 400 पे स्टार्ट किया है। 400 नैनोमीटर ये लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू, ठीक है। पर जो हमारा ये ब्लू कोन है वो उससे पहले ही एक्टिव है। अगर उसका ग्राफ देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ माइनस में जा रहा है, अराउंडली 350 प्लस पे से उसका स्टार्ट है। मतलब 400 से भी कम में ये ब्लू लाइट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ये देखो ग्रीन लाइट 400 के बाद क्या होता है, तो ब्लू लाइट की जो पीक वैल्यू होती है, पीक की किस पे कितने लाइट पे इसकी सबसे ज़्यादा पीक एब्जॉर्प्शन होगी, वो होता है 445 नैनोमीटर पे। ग्रीन का 400 स्टार्ट होता है और 535 पे पीक होती है, ये ग्रीन सेल्स की होती है। ये एक पॉइंट है जहाँ पर रोड और ये मिलता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों एक्टिव रहते हैं। धीरे धीरे इसकी एक्टिवनेस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बाकी देखो कलर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो आगे बताऊंगा, कैसे हमें एक टाइम पे ब्लू ग्रीन वगैरह सब दिखता है, तो वो बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, ठीक है। एक्टिवनेस हो जाती है, ये उस पर एक्टिव रहता है, अपना काम कर रहा होता है, इतने पे सबसे ज़्यादा पीक वैल्यू होती है, इस पर हमें काफ़ी अच्छा ब्लू लाइट दिखेगा इतने पे, ठीक है। फिर आती है 450 पे हमारा रेड सेल्स होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा होती है इस वजह से। सो ये देखो यहाँ पे दिया गया है 400 रीच, मैंने बताया था ना 400 से आई थिंक वहाँ पे कोर्निया पे रेटिना से रीच होता है 400 या 380 से रीच होता है हमारे कोर्निया पे। बट जो ब्लू कोन सेल्स होते हैं वो अराउंडली 350 पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उससे वो उसकी काफ़ी ज़्यादा पहले ही हो, तो ये लाइट से बहुत ज़्यादा ही हाई सेंसिटिविटी। अब देखो हम कहते हैं ना हम ब्लू कट लेंगे, एक एग्जांपल है, आप मार्केट में सुनते हैं ब्लू कट लाइट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना। और हमें ब्लू कट नहीं लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए ब्लू प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये हाई सेंसिटिविटी है। बट हमें ब्लू रोड सेल्स, अगर हमारे अंदर ब्लू कोन सेल्स हैं तो किसी वजह से तो होंगे ना, तो हमें ब्लू लाइट चाहिए, बट अमाउंट थोड़ा कम चाहिए, क्या कम चाहिए, ठीक है। तो ब्लू कट जो मार्केट में आप देखोगे वो पूरी की पूरी लाइट ब्लू कर देता है, सो वो ग्लासेस बेस्ट नहीं होते। ग्लास वो बेस्ट होते हैं एक कम अमाउंट का करे, एक प्रोटेक्शन दे हमारे आईज को, क्योंकि ब्लू लाइट ज़्यादा सेंसिटिव होता है, स्कैटरिंग वगैरह अच्छा हो सकता है फैलता है, और ब्लू लाइट यूवी लाइट की काफ़ी क्रोज होता है इस वजह से, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है। काफ़ी इफेक्टिव होता है, सेंसिटिविटी तो इफेक्ट भी करता है हमारा इसको। तो हमें थोड़ा ऐसा नहीं कि हमें नहीं चाहिए होता है, ब्लू लाइट हमें चाहिए, जब हमें कॉन्सेल्स दिए गए हैं, तो अगर हमारे कुदरती हमारे अंदर ब्लू कॉन्सेल्स बने हैं मतलब उसको ज़रूरत चाहिए, तभी तो दिए गए हैं ना, ऐसे तो नहीं दे देते थे। अब ये देखो जो ये वाला है ब्लैक, सो ये है रोड सेल्स की बात है। रोड सेल्स 370 या 380 पे ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब कहोगे कि ये तो कलर भी नहीं है, ठीक है, तो कलर का डेफिनेशन अलग है, यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा बट ये कलर नहीं दिखाएगा, विजन देगा। इसका काम है सिर्फ ओनली विजन देना विदाउट कलर। मान लो जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन दिखता है हमें वो होता है कौन सा, रोड सेल्स की वजह से। उसके बाद होता है हमारा ग्रीन सेल्स एक्टिव होता है, उसके बाद हमारा रेड सेल्स एक्टिव होता है। सो अब रीजन दिए गए हैं, दिस इज स्कोटोपिक रीजन, जब जब होता है ब्राइटेस्ट नहीं, कम डार्क, डीम लाइट वाली, नॉट डार्क, डीम लाइट। एंड फोटोपिक जो ब्राइट लाइट की बात करें, ठीक है, ज़्यादा ही रोशनी, चमकदार, काफ़ी अच्छा दिखना, कलरफुल, वो ये हो गया, ठीक है। मून लाइट पे मान लो तो रोड बेस्ड विजन होता है, जब भी आप चांदनी रात में नहीं, बिना चांदनी रात में भी सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो जो विजन होती है उस टाइम बिल्कुल कलर की बहुत कम, मान लो उसमें कलर है, आपकी टी शर्ट आप देखोगे धीरे में टी शर्ट ब्लू टी शर्ट भी आपको ब्लैक ही दिखेगी, उसमें कलर नहीं समझ आएगा, ठीक है, बहुत कम। अगर बिल्कुल भी लाइट नहीं, बिल्कुल लाइट तो कोई भी लाइट कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखेगी, वो कलरफुल नहीं होगी, सब ब्लैक एंड व्हाइट। आपकी दीवारें भी घर में बिल्कुल ऑफ कर दो, आपको वो कम लाइट ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगी, हल्की हल्की व्हाइटिश और ब्लैक सी दिखेगी। तो लाइट कम क्यों, और विजन है आपको दिख तो उस टाइम भी रहा होगा, क्योंकि वो रोड सेल्स की वजह से दिख रहा है, और कम दिख रहा है क्योंकि डीम दिखता है, ठीक है। अब उस पोर्शन को स्कोटोपिक विजन कहते हैं। फिर अब मेसोपिक विजन वो पोर्शन होता है जिसके अंदर
जिसके अंदर रोड एंड कॉन सेल्स दोनों के दोनों ही एक्टिव होते हैं। और जो अभी ब्राइट लाइट होगी, जैसे कि मान लो अर्ली मॉर्निंग में हल्का हल्का अंधेरा होता है, हल्की हल्की लाइट होती है, तो उसके वजह से उस टाइम कलर भी समझ आता है हमें, अंधेरे में भी हल्का दिखता है, मतलब रेड आपको हल्का ब्लैक एंड व्हाइट, और कुछ कलर ऐसे होंगे जो ज़्यादा चमकदार होंगे, वो आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कॉन सेल्स भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग भी है, मून लाइट हो गया है अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम भी सेम। अब आते हैं बाहर, जब आप धूप में जाओगे तो उस टाइम रोड सेल्स नहीं रिस्पॉन्स, इतनी लाइट में वो नहीं कर पाएगा, इतनी ज़्यादा लाइट में। ठीक है, तो वो नहीं कर पाता। अब आउटडोर सन्नी वगैरह धूप ये काफ़ी, उस टाइम में कॉन सेल्स हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज दी गई है स्कोटिक विजन की, स्पिक विजन की, इतने से इतने एक कैंडेला। सो हमें अभी, जब भी हम अभी हम फोटोमेट्री पढ़े हैं, तो आगे जितने भी हम विजन लिखेंगे वो हमेशा कैंडेला के अंदर ही लिखना है। सो दिस इज कैंडेला मिरर स्क्वायर। ठीक है, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन हो गया, ये इतनी लाइट है, ये लाइट की यूनिट है। सो लुमिनस एफिशिएंसी कर्व ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होता है और एफिकेसी क्या होता है। एफिशिएंसी मतलब कितनी उसकी एफिशिएंसी है देखने की, मतलब क्षमता कहते हैं, ब्राइट कितनी देख पा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब जो ये रोड सेल्स आ रहे हैं, मतलब ये स्कोपेटिक और फोटोपिक, तो ये रोड सेल्स हो गया ना, स्कोटोपिक मतलब रोड सेल्स। ठीक है, तो इसकी पीक वैल्यू होती है 5, अराउंडली मान लो 500 यहाँ समथिंग आ रही है, और तो ये 510 समथिंग समझ लो, 510 पे यहाँ पे आ जाएगा। और इसका 555 पे होता है, मुझे याद है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली। सो कौन सेल्स जो होते हैं हमारे, उसकी जो सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है या सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है वो 555 पे होती है। सॉरी मेरा पैड का क्या हुआ, 555 नैनोमीटर, इस पे सबसे ज़्यादा इसका पीक वैल्यू होती है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी वैल्यू या सबसे अच्छा कौन सा जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा इस पे होती है, इस लाइट पे इतने नैनोमीटर, और सेम उसमें भी है, पर दोनों की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 510 के अराउंड होता है या 55 के अराउंड इसका होता है, और ये 555 पे होता है। ठीक है, ये मेजरमेंट है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं इसकी यूनिट पे। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन जो दी गई थी सबसे पहले, बता दें कि जो लुमिनस इंटेंसिटी होती है, मतलब लाइट की, किसी भी लाइट की इंटेंसिटी, देखो ये कितना फैल रहा है। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी हो, ठीक है, इसकी लाइट की इंटेंसिटी ये हो गई। सो द लुमिनस इंटेंसिटी स्टैंडर्डली 1 कैंडेला है। ठीक है, इंटेंसिटी की वैल्यू बताई हुई है 1 कैंडेला। मैंने बता दें कैंडेला का मतलब होता है लक्स अपॉन में सॉलिड एंगल, लक्स अपॉन में सॉलिड एंगल। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन इसकी दी गई थी। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्ट को और ऐड किया हुआ है, जैसे कि प्लेटिनियम है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है, उसको इतने टेम्परेचर पे सोलिडिफिकेशन किया है, तो उसमें जो लाइट निकल रही है उसको इतनी लाइट निकालेगी। ये एक और डेफिनेशन दिया गया बाय यूजिंग ऑफ प्लेटिनियम। ठीक है, थर्ड अब आता है करंट की। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, इसके अंदर हम कहते हैं कि इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट है सोर्स, किसी भी ऑप्टिकल पावर मतलब कहीं से जनरेट किया गया है, वाट में दिया गया है। ये देखो ये पीक वैल्यू है 5 नैनोमीटर। सो ये कौन से सेल्स का सबसे पीक वैल्यू है, मतलब आपकी इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हाई होगी, लुमिनस एफिशिएंसी इस जगह पे सबसे हाई है, इनटू द सॉलिड एंगल ऑफ 1 SR। ठीक है, मतलब 555 अपॉन में 1 सॉलिड एंगल, उसको हम कहते हैं 1 CD, मतलब कैंडला, जहाँ पे कौन सेल्स की सबसे ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी ऑफ लाइट की एफिशिएंसी होगी, हाई एफिशिएंसी लाइट या लुमिनस लक्स लक्स अपॉन में सॉलिड एंगल SR, उसी को ही 1 कैंडला कहते हैं, CD। ओके, ये अभी की जो डेफिनेशन है, करंट डेफिनेशन है, वो ये दी गई थी बाय यूजिंग करंट को यूज करके इसको दिया गया है। ठीक है।
लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस लाइट अपॉन में वॉट जो दिया गया है उसको ही फ्लक्स होता है कि कितने रेट से वो जा रहा है उसके से। फिर आता है उसकी एफिशिएंसी जो भी बताया था, पावर जनरेट की कितनी एफिशिएंसी है उसकी पावर पॉइंट पे जो निकाल रहा है। ठीक है, अब ये देखो, अब इस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ग्राफ है, मेजरिंग ग्राफ है कि कौन से कलर की कौन से चलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था ब्लू, तो सबसे जल्दी मेजरिंग की ये वो विजन है जहाँ पे रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स दोनों के दोनों एक्टिव रहते हैं। तो सबसे अर्ली हमारे कौन से लाइट दिखने लग जाती है हमें, वो होती है ब्लू। उसके बाद देखो ये हमें आई थिंक ब्राउन एंड ऑरेंज टाइप है, फिर आती है येलो, फिर ये पर्पल, फिर ग्रीन, फिर ब्लूइश। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये फूड कैंडल है। ठीक है, 1 फुट का। तो मूनलाइट इस वहाँ पे इसकी आप लुमिनस या इंटेंसिटी, मतलब कैंडला की बात हुई तो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी सबसे कम है, बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट आती है। मतलब वहाँ से वो इतनी ज़्यादा फैल जाती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ से लाइट निकल रही है उसकी एक तो रोशनी कम होगी, बेसिकली लक्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा ही कम होगा, एंड साथ में उसका जो सॉलिड एंगल होगा वो भी ज़्यादा होगा, वो जल्दी ज़्यादा दूर, जो लाइट की सॉलिड एंगल होता है वो स्प्रेड जल्दी होता है, फैल जल्दी जाता है और दूर बहुत कम जाता है। इस वजह से मून बहुत कम, देखो उसका ई भी कम है। ठीक है, इसके वजह से अब आता है जो भी हम इल्यूमिनेशन दिया गया है, आती है लाइट की, जैसे कि डल है, हल्का हल्का धूप निकल रहा है उस पोर्शन पे 100 होता है। एंड जब बहुत ज़्यादा, जैसे तेज गर्मी के टाइम हमें बहुत ज़्यादा ही धूप पड़ रही होती है, उस टाइम 5000 तक चले जाता है, से लेके 10,000। कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, सोचो कितना ज़्यादा ही डिफरेंस लाइट आ रहे हैं दो के बीच में। ठीक है, अब ये दिया गया है जैसे हॉल्स में कितना होता है कैंडेला, स्टेयर्स में, स्टोर रूम पे कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू दी गई, देखो ऐसी ना हमारे उसकी भी दी गई है, क्या कहते हैं स्नेल चार्ट वगैरह के, तो हमें हर पर्टिकुलरली हर चीज़ पे हमारा वो होना चाहिए। जैसे कि रीडिंग है, यूजली रीडिंग पॉइंट होना चाहिए, तो उसमें 20 से लेके 50 कैंडेला होना ही चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं कि कम लाइट में पढ़ लेंगे आके, ठीक है कि नहीं। ठीक है, ज़्यादा लाइट में ही पढ़ना और कम लाइट में पढ़ना दोनों ही नुकसान है इंसान के लिए। ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइट दी गई है कि इतने ही लाइट में पढ़ना चाहिए, वो है 20 से 50 फुट कैंडला। ठीक है, अब असेंबली वर्क है या किचन में जा रहे हो, ये रीडिंग फाइन प्रिंट है, देखो यहाँ फाइन प्रिंट लिया और यूजुअल प्रिंट, मतलब थोड़ी बड़ी साइज होती है इसका, और ज़्यादा ही छोटा है तो फिर हमें थोड़ा सा ब्राइट लाइट चाहिए होगा। ठीक है, अब कभी ना जैसे कि कभी किसी ने रिफ्लेक्शन वगैरह किया होगा, तो आप ना कभी कैम्प में जाते हो, तो कैम्प में जाने के बाद क्या होता है कि आपने जो उसको नियर विजन का चार्ट पढ़ाते हो, पेशेंट कभी जब धूप में बैठता है बोलता है मैं बाहर बैठता हूँ ना तो मैं छोटे वाले भी पढ़ लेता हूँ, बस घर में जाता हूँ तो मैं छोटे वाले फिर नहीं पढ़ पाता हूँ। क्यों? क्योंकि ब्राइटनेस में उसको छोटे वाले ऑब्जेक्ट इजीली पढ़े, शार्पनेस हो रहा है और वहाँ से उसकी जो लाइट है वो प्रॉपर आ रही है, और कम लाइट में नहीं आ पाती है जिसकी वजह से वो कम देख पाता है। तो आपको क्या है, हमेशा हमें एक स्टैंडर्ड लाइट लेनी होती है, इसलिए गिवन एक लाइट एक कैंडला वैल्यू दी गई है कि हमें कभी भी विजुअल एक्टिविटी लेते टाइम हमें से हमारी जो आपका एनवायरमेंटल रूम जो होना चाहिए वो इतने ही अमाउंट का होना चाहिए, वो फिक्स रहता है और उतने ही पे ही हमें करना चाहिए। ज़्यादा लाइट होगा तो दिक्कत, जैसे हम धूप में बैठ के कैम्प में बैठ के हम विजन ले लेते हैं, देखो अब क्या है, अब वहाँ पे हमारे पास सर्विस नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आई थिंक वो बेस्ट नहीं है। विजन का डिफरेंस आ जाएगा अगर आप धूप में बैठ के लोगे और एक रूम में बैठ के लोगे, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आएगा, आधे लाइन या एक लाइन का डिफरेंस आ ही जाता है मोस्ट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अब ये देखो अदर, मतलब ये ऐसा यूनिट नहीं है बट और भी मेजरमेंट होते हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आपके लिए ये वाला, जो ये वाला है एस बी अपोस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप पेरीमेट्री पढ़ोगे वहाँ पर सी डी कैंडेला और ए एस बी दोनों यूनिट का यूज़ होता है। ठीक है, इसका दिया हुआ है, आप इसको कन्वर्ट करना भी सीख सकते हो। 1 ASB इक्वल टू 1/पाई कैंडेला मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी ही है। ठीक है, बाकी सब तो आई थिंक नहीं यूज़ होता, बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, ये वाला यूज़ होता है लैम्बर्ट कहीं कहीं पे,
बाकी नहीं, बाकी यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही है, क्योंकि जब भी आपने पेरीमेट्री देखना, तो पेरीमेट्री के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम में एएसबी के फॉर्म में ही आपको लाइट लिखी होगी और उसमें यूनिट भी दिया होगा एएसबी। ठीक है, अब आता है कलरीमेट्री। ठीक है, इसका क्या होता है, फील्ड ऑफ साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम असेंबली या क्वांटिफिकेशन या मेजरमेंट करते हैं कलर का। ठीक है, जो हमारे आईज के अंदर है उनका। हमारे आईज में 3 ही कलर है बेसिकली आपको। ठीक है, एक रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इनकी वेवलेंथ दी गई है। रेड का 700 नैनोमीटर, 500 546 नैनोमीटर एंड 434 नैनोमीटर ब्लू के लिए। बेसिकली ब्लू तो इससे भी कम पे है, बट ये पीक वैल्यू है। ये सारी क्या है, इनकी पीक वैल्यू है यहाँ पर। ये इससे कम पे भी एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा पे, पर सबसे अच्छा वर्क इसी वैल्यू पे ज़्यादा है। इनकी इंटेंसिटी सबसे हाई होती है, पीक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है इन पे। ठीक है, अब कैसे काम करनी वो दिखा रहा है। मान लो कोई भी प्राइमरी कलर ही है, वहाँ से आई और उस पर फील्ड जा रही है, तो जो भी उस ऑब्जेक्ट का कलर होगा वो ऑब्जर्व करेगा और उसको वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, तो उससे पता लगेगा कि ये कितना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वही है इंटेंसिटी का जो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। 435 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 446, 546 एंड 700 पे ये है। ठीक है, कलर मैचिंग मैथ के हैं। ये इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ। जैसे कि हम वो पढ़ते हैं ना, आपने वाइट लाइट देखा होगा, तो आपको पता है वाइट लाइट कैसे दिखता है, वो दिया हुआ है इसमें, एक ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। इसे रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप एक इंटेंसिटी का होता है, यहाँ पर एक 1.1 रेशो होता है, ये एक है 1 से, जैसे ये है ना, ये 1 और यहाँ पे 1, यहाँ कहीं पे एक आता है इस पोर्शन पे, जहाँ पर इसे वाइट लाइट कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर सबका जो इंटेंसिटी होता है मिक्स हो जाता है, वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे ये वाइट लाइट आ जाती है, इस पोर्शन पे कहीं आती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये रहा। अब देखो, मैंने बताया था ना, अब अगर आप सारी लाइट को एक साथ मिक्स कर दो, मतलब एक पॉइंट आती है जहाँ पर सारी की सारी लेंस एक्टिव रहती है, तो उस पोर्शन पे हमें वाइट लाइट दिखता है। जैसे ये एग्जाम्पल ये रहा, ये वाइट लाइट शो करेगा। चाहे आप करके देख लो, आपको ये ही दिखेगा। सारी लाइट जब भी होती है, वो एक दूसरे की वेवलेंथ होती है, जब भी मिक्स होती है वहाँ पे वो वाइट लाइट जनरेट करती है, वाइट लाइट जनरेट करती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सबकी वेवलेंथ एक दूसरे को, जैसे अब अगर ग्राफ बनाओ, मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया। ठीक है, तो एक पॉइंट होता है जहाँ पे सबकी सब वेवलेंथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी। ठीक है, वो पॉइंट होता है जिसमें वाइट लाइट दिखता है। होता है वहाँ पे सारी कलर है। ठीक है, और इंटरसेक्ट की वजह से वहाँ पे एक कोई भी कलर विजिबल नहीं होता, क्योंकि सब कलर की इंटेंसिटी इक्वल रहती है उस पोर्शन पे हमें। ठीक है, अब आता है कि कलर का जो हमारे कलर कॉम्बिनेशन या कलर दिखता है वो कैसे दिखता है। ठीक है, तो प्राइमरी कलर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। इन तीनों को एक बार फिर से मिलाया जाता है आपस में। जैसे कि ये देखो, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। कहाँ गया यार, ये जैसे कि यहाँ पे मिक्स हो गया। ठीक है, ये पॉइंट मान लो, जैसे ये पॉइंट मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 बजे से ये दिया हुआ है। हाँ, ये रहा ये पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 2 कलर मिक्स करके एक नया कलर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 कलर जनरेट करते हैं। ऐसे में 3 कलर मेन पहले से जनरेट करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब ब्लू और ग्रीन मिक्स होते हैं, ठीक है,
जब ब्लू और ग्रीन लाइट मिक्स होते हैं तो वो साइन बनाते हैं, रेड एंड ब्लू मैजेंटा, ग्रीन और रेड येलो, और अगर तीनों ही मिक्स हो जाए तो वो बोसन होता है जहाँ पर व्हाइट लाइट बनता है। ठीक है, तो ये एडिटिव एडिटिव सेकेंडरी कलर होते हैं हमारे आई के। ठीक है, ये तीन। अब बाकी इन तीनों के भी आपस में मिलने की वजह से और फर्दर कलर बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ की जो होती है, मान लो उस पे हमारा ये वाला कौन भी वेव है एक्टिव है, मान लो हमारा रेड भी एक्टिव हो गया। ठीक है, उसके साथ ग्रीन भी हो गया, पर उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, ब्लू की थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, उस पॉइंट पे इसका ये कलर बनेगा। यहाँ पे अगर ब्लू ज़्यादा हो गया, ग्रीन कम हो गया, रेड भी कम हो गया, तो और कोई दूसरा कलर बनेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड ऑन इंटेंसिटी की कितना ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, एक ग्रीन टू रेड, मतलब दो इंटेंसिटी रेड की ज़्यादा है यहाँ पे और ग्रीन की थोड़ी सी कम, तो ऑरेंज बन जाएगा। अगर एक रेड है, दो ग्रीन कलर मिक्स हो रही है, मतलब ग्रीन की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, रेड की थोड़ी कम है, तो लाइम बन जाएगा। दो ग्रीन, एक ब्लू और तीन, मतलब रेड सबसे ज़्यादा है, थोड़ा सा कम ग्रीन इंटेंसिटी, उससे भी कम ब्लू का है, तो ब्राउन कलर बनेगा। ठीक है, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी कि कौन कितना ज़्यादा हो रहा है। अब मान लो रिफ्लेक्ट हो गई, अब कोई भी जैसे कि हम कोई चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो हमें वहाँ पे कोई सी उस कलर में कैसे दिखता है। देखो टीवी या से पहले में क्या था कि कैसे दिखता था। ठीक है, मान लो सारी लाइट आती है, वाइट लाइट आती है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल ही हमें जैसे ये है रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्ब और दिखता क्या क्रिएट क्या हुआ। ठीक है, तो ब्लू और ग्रीन चले गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए, और रेड को ऑब्जर्व कर लिया, रेड पास आउट नहीं हुआ, मतलब रेड आया और रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ। ठीक है, और ब्लू और ग्रीन रिफ्लेक्ट बैक हो गए, तो उस टाइम दोनों जब कलर रिफ्लेक्ट हो गए, मतलब ये दोनों मिक्स हुए, अभी मैंने पीछे बताया ना, ये रहे ब्लू और ग्रीन मिक्स होंगे, तो ब्लू और ग्रीन रिफ्लेक्ट हुए, पर रेड नहीं हुआ, वो एब्जॉर्ब हो गया, तो उस कंडीशन में हमें ये कलर दिखता है। अगर ग्रीन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ग्रीन ऑब्जर्व हो गया, रेड और ब्लू रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो मेजेंटा दिखता है। ठीक है, रेड और ग्रीन रिफ्लेक्ट बैक हुए उस सरफेस से, जिस सरफेस पे ये लाइट टकरा रही है, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट आती है वो टकराती है, उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ लाइट वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ब्लू रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो यहाँ पे येलो कलर शो होता है। ठीक है, फिर फर्दर है, फिर इनका भी कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये दो कंबाइन हुआ, फिर ये ऑब्जर्व हुआ तो ब्लू दिखेगा, ये होगा, मतलब क्या दिख रहा है वो सारे इसके दिया है। फिर ये ब्लैक, ब्लैक कब दिखेगा, कंबाइन हुआ, इन तीनों का कंबाइन हुआ और इन तीनों का कम, और ये ऑब्जर्व हो गए। जब ये ऑब्जर्व हो गए, जब रेड और ग्रीन ही ऑब्जर्व हो गए, तो दिखेगा ही नहीं, वो ब्लैक कलर दिखेगा। देखो दिस पॉइंट जो मैं बताया था उस टाइम, कि इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर व्हाइट लाइट दिखता है, तो वो यही पॉइंट है जहाँ पर सबकी वेवलेंथ, जितनी भी लाइट है सबकी इंटरसेक्ट हो रही है एक साथ, उसे व्हाइट लाइट कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट जहाँ पर वो सारे कलर बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सो अभी ख़त्म हो गया, बाकी इसके आगे का हम और कंटिन्यू करेंगे। फोटोमेट्री और इसमें यही था कि कैसे हमारा जो कलर काम हो रहा है और कैसे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइट ऑब्जर्व हो रही है हमारी। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, वही इसमें ये रहता है। थैंक यू एवरीवन।